सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान बलोच यकजहती कमेटी के 200-300 लोगों पर मबनी एहतजाज आजकल मीडिया के एक मखसूस हिस्से में बड़ा मौजू बना हुआ है और ये तासुर दिया जा रहा है कि जी एहतजाज के जो मुंतज़मीन हैं वो किसी जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने के लिए निकले हैं, लेकिन जिसे जबर कहा जा रहा है वो दर हकीकत रियासती इदारों की बलोचिस्तान के अवाम को दहशत गर्दों से महफूज बनाने की कोशिशें हैं। मुबैना तौर पर लापता अफराद की फ़हरिस्तें कितनी दुरुस्त हैं और उनकी हकीकत है क्या लापता वाकई लापता है या वो अज खुद दहशत गर्दों की सफ़ों में शामिल हो गए हैं? क्या उनका नाम लेकर पाकिस्तान और इसके इदारों का इमेज खराब करने का ये एक मजमूम खेल खेला जा रहा है? ये बहुत अहम सवालात हैं जिन्हें प्रोपेगेंडे की गर्द में दबाया जा रहा है। इस मौजू पे तफसील फिर कभी सही। और आज के प्रोग्राम का आगाज हम बोल न्यूज़ की एक तहकीक से करते हैं जिसमें BLA से मुंसलिक दहशत गर्द बालाज मौला बख्श की हलाकत के पस मंजर पर कुछ रोशनी डाली गई है, जिसे बुनियाद बनाकर रियासत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये जरा रिपोर्ट देखिएगा। इसे बदकिस्मती नहीं तो और क्या कहेंगे कि अगर मुस्तनद दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथों गिरफ्तार या मुकाबले में हलाक हों तो मुट्ठी भर अफराद इनके पीछे चलने वाली मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मशीन दी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात की बारिश शुरू कर देती है। समाजी मीडिया और बाज़ औक़ात रिवायती मीडिया पर भी जोर शोर से प्रोपेगेंडा किया जाता है कि अक्सर हक़ाइक़ का चेहरा मस्क हो जाता है। हत्ता के बाज़ पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले और इस मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती की बात करने वाले अफराद भी इसका शिकार होकर दहशत गर्दों के बजाय इनकी बेखुनी करने वालों के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडा मुहिम में शरीक हो जाते हैं। वो प्रोपेगेंडा मुहिम जिसके ताने बाने अंदरून मुल्क तो हैं, लेकिन इनकी असल डोरें बैरून मुल्क खुसूसन दुश्मन मुल्क भारत से हिलाई जा रही हैं। दहशतगर्द बालाज की हलाकत पर बलोच यकजहती कमेटी इस्लामाबाद में एहतजाज। लेकिन ये बालाज आखिर है कौन? महकमा इंसदाद दहशतगर्दी रिपोर्ट सारे हक़ाइक़ वाज़े करने के लिए काफ़ी है। तुर्बत का रिहायशी बालाज 2019 को दहशतगर्द तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी में शामिल हुआ। 20 नवंबर 2023 को 5 किलो बारूदी मवाद के साथ गिरफ्तार हुआ। दौरान तफ्तीश बालाज ने इंकशाफ किया कि बारूद से भरी मोटरसाइकिल खुफिया मकाम पर है। CTD ने 22 और 23 नवंबर की दरमियानी शब बालाज के हमरा इस मकाम पर छापा मारा, जहाँ दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर समेत भारी हथियारों से हमला कर दिया। CTD की जवाबी कार्रवाई में अब्दुल वदूद और सैफुल्ला समेत 3 दहशतगर्द मारे गए। बालाज अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बना और दहशतगर्द तारीकी का फायदा उठाकर फरार हो गए। अपने ही साथियों के हाथों कत्ल होने से कबल बालाज ने दौरान तफ्तीश जिन जराइम का एतराफ़ किया वो इसकी सफ़ाकियत और अज़ाइम वाज़े करने के लिए काफ़ी हैं। अक्टूबर 2021 में तुर्बत बाजार में सिंधी दुकानदार को कत्ल किया। नवंबर 2021 में तुर्बत में एक होटल के करीब एक बलोच का कत्ल किया। 21 दिसंबर 2021 को मछली मंडी में सिंध के रिहायशी हज्जाम एजाज वल शहजाद का कत्ल किया। मार्च 2021 में फुटबॉल चौक के सामने FC गाड़ी को दस्ती बम से निशाना बनाया। 31 मई 2021 को अफसार रोड पर FC की गाड़ी को बारूदी सुरंग से निशाना बनाया, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 2 सिपाही जख्मी हुए। अगस्त 2021 को मकरान स्काउट्स FC चेक पोस्ट पर दस्ती बम हमला किया। 15 सितंबर 2021 को नेशनल बैंक के सामने FC चेक पोस्ट पर दस्ती बम हमला किया। यही नहीं, साल 2023 में इंतहा पसंद दहशतगर्द तंजीम BLA और BLF ने जिला तुर्बत में 158 दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में 66 मासूम अफराद को शहीद कर दिया, जबकि दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों में 30 से ज्यादा मासूम शहरी भी जख्मी हुए। जी, तो रिपोर्ट आपने देखी। आज हम भी बलोच मुजाहिरीन से मिलने गए ताकि बराह रास्त उनसे रब्ता कर सकें, लेकिन मुजाहिरीन हमारे साथ जिस तरह पेश आए वो उनके पुरअमन होने की कलई खोलने के लिए काफ़ी है। आइए आपको मैं कैंप लिए चलती हूँ जहाँ पर डॉक्टर महारंग भी मौजूद थी और उनसे क्या सवाल पूछे गए मेरी जानिब से और उन्होंने सवालात के जवाबात क्या दिए और उसके बाद क्या हुआ, ये सब देखिएगा। जी, तो ये जो रैली जिनकी क़यादत में आई डॉक्टर महारंग बलोच, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो आपकी रैली है जिसकी आप क़यादत कर रही हैं, आप एहतजाज की शक्ल में यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि बलोच नस्ल कुशी बंद की जाए, जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स है उसको बंद किया जाए और जो बलोच लापता अफराद है उनको अदालतों में पेश किया जाए, उनको रिहा किया जाए।
ठीक है, अभी जो बलाच के मामले के बाद आपने इस तहरीक को बाकायदा इसका आगाज़ किया और आपने कहा कि यहाँ से भी तहरीक चली है, और उस हवाले से जो उनके जो लवाहिकीन हैं उनके जो मुतालिबा था पहले कुछ और था, अब मुतालिबा कुछ और है। पहले सिर्फ वो मुकदमे का इंदराज चाहते थे और अब वो TT के खिलाफ मुकदमे का इंदराज चाहते थे। अब वो जो मुतालिबा तब्दील हो गया कि जी में मुतालिबा चला गया। इस पर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि मुतालिबा अचानक से तब्दील कैसे हुआ, किसके कहने पर हुआ, आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, ये किसी के कहने पर तब्दील नहीं हुआ है। इस तहरीक को बलोच यकजहती कमेटी पहले दिन से लीड कर रही थी। हमने CTT के जो गैर कानूनी जो लोगों को मारना है उसके ख़िलाफ़ पहले भी तहरीकें चलाई है। 2022 में 10 लोगों को ज़ियारत में जो है ना मसख़शुदा लाशें फेंकी गई। वो सारे लापता अफराद के लवाहिकीन थे, जिनमें से 3 के केसेस पाकिस्तान के कमीशन में चल रही थी, अदालतों में उनके केसेस जा रहे थे। शहजाद बलोच जो कलात का रहने वाला था, तो उसके बाद भी जो है ना हमें एश्योरिटी दी गई। वफाकी जो वज़ीर कानून है उनकी टीम आई, उन्होंने कहा हम एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स को बंद करेंगे, हम FIR करेंगे, लेकिन उन FIRs का कोई भी वो नहीं आया। ठीक है ना, तो जब एक अदारा अब FIR करके हमें ये कहा जाता है कि आप जिन लोगों ने उसको मारा है हमने उसके ख़िलाफ़ FIR किया है। मेरा सवाल ये है कि हम फ़र्द को क्यों पकड़े? ठीक है ना, जिस निज़ाम ने इसको ये कहा, जाहिर सी बात है CTT के किसी बंदे का जो है ना बालाच के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं थी। ये किसका फ़ैसला था, ये किसकी ज़िम्मेदारी थी? बुनियादी तौर पर बालाच को जब 10 रोज़ा रिमांड में रखा गया, ठीक है, तो वो ज़िम्मेदारी स्टेट की थी, वो उसकी हिरासत में था, उसका शहरी था, उस पर कोई भी जुर्म साबित नहीं हुआ था। उनका जो BLA से ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जा रहा है उसकी क्या कहानी है? क्या किस ताल्लुक़ की BLA से ताल्लुक़ किसने साबित किया? क्या आपकी अदालत ने साबित किया? किस अदालत ने साबित किया? कौन सा अदालत था जिसने साबित किया कि BLA से इसका ताल्लुक़ था? किसी के कहने से तो BLA से ताल्लुक़ नहीं बनता है। आपकी किस अदालत में जो है ना शवाहिद ये बात कि उन्होंने दौरान हिरासत जो है ना ये एक्सेप्ट किया है? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। किसी बंदे को पकड़ना, उसको तशद्दुद करना और आप बाद में ये कहना कि उसने तशद्दुद के दौरान जो है ना ये एक्सेप्ट किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अगर उनका BLA से ताल्लुक़ था तो अपनी अदालतों में इसको फांसी की सज़ा देते, उसको कैद की सज़ा देते, तो वो जस्टिफाइबल होता। लेकिन उसको जो है ना इस तरह कैद करना, उसको हिरासत के दौरान वो किसकी ज़िम्मेदारी थी? वो उस अदालत की ज़िम्मेदारी थी, उस जज की ज़िम्मेदारी थी कि वो आपका कैदी था, वो इस मुल्क का शहरी था, उसको दिफा का हक़ दिया जाता था। आप जो बोल रहे हैं कि ये तहरीक यहाँ तक कैसे पहुँची, ये वो गैर संजीदगी थी। बालाच बलोच के कत्ल के ख़िलाफ़ सेशन कोर्ट ने जब CTT पर FIR दर्ज किया तो उसी दौरान जान अचकज़ई और वज़ीर दाखिला ने ये स्टेटमेंट जारी किया कि हम उस FIR को क्वाश करेंगे। वो स्टेटमेंट्स मीडिया में मौजूद है, ठीक है ना, वो इस बात का सबूत है। इससे हमें ये लगा कि FIR जो है ना वो नाकाफ़ी है। डॉक्टर मारूफ बलोच, आपके बारे में भी एक तासुर है कि आपके वालिद का भी BLA से ताल्लुक़ था, इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए, मैं 12 कह चुकी हूँ कि मेरे वालिद का ताल्लुक़ जो है ना किसी उससे नहीं था। मेरे वालिद का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा था। जब कि कैसे साबित करेंगे? मैं साबित नहीं करूँगी, आपकी अदालतें साबित करती। अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे वालिद का ताल्लुक़ किसी तंजीम से था तो आपको सबसे पहले अपने सिविल डेमोक्रेसी पर सवाल उठाना चाहिए कि आपकी अदालतें किस लिए थी। क्योंकि आपकी किसी अदालत ने मेरे वालिद पर कोई, मेरा वालिद दौरान हिरासत था, उस पर 3 साल जो है ना आपने केसेस चलाएं, उन केसेस के दौरान वो जो बरी हुए हैं, ठीक है ना। तो अब सॉरी, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो लास्ट क्वेश्चन क्यों? अभी तो मैंने शुरू किया। नहीं, मैं 10 मिनट आपने कमिट किया ना। अच्छा, मैं सवाल का जवाब दे रही थी। अगर पाकिस्तान में सिविल डेमोक्रेसी, अब सबसे पहले पाकिस्तान, मेरे सवाल सख्त लग रहे हैं? जी नहीं, सख्त नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल मैं हर सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको जो है ना एक जिम्मेदार, कि बस आपका ही लास्ट सवाल है, क्योंकि वहाँ से मुझे पुकार आ रही है, ठीक है, आप लोगों को जिम्मेदार सहाफ़त का वो अपनाना चाहिए। 10 मिनट बाद स्पीकर मैं जो भी लोग मेरे वालिद पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि अगर वो ये नहीं मानते हैं तो इस मुल्क के किस अदालत ने मेरे वालिद पर जो है ना जो इल्ज़ाम ये लोग आयद कर रहे हैं वो साबित किए। चलिए हम आगे चलते हैं, मेरे पास कुछ सवाल है, आपके पास टाइम की कमी है, मैं जल्दी सवाल पूछना चाहूँगी। आप लोग जो तुर्बत से यहाँ पर पहुँचे हैं तो एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि आप लोग सीधे रास्ते से क्यों नहीं आए? किला सैफुल्ला से होते हुए योब जाते, फिर DI खान आते, फिर इस्लामाबाद आते, ये क्यों नहीं? ये कैसा सवाल है? इस सवाल को मैं समझ नहीं पाया, प्लीज़ इसको एक्सप्लेन करें। आपने इतने सारे लोग हैं, आप कह रहे हैं कि शेल्टर यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं, तो यहाँ इनका माली अखराजात कैसे पूरे हो रहे हैं? इनके माली अखराजात है ही नहीं। इनके माली अखराजात सबसे पहले हमने इस रूट का मैं आपको बता रही हूँ, आप प्लीज़ तसल्ली से, मैं कोई एंकर पर्सन नहीं हूँ, ठीक है ना। हम यहाँ बहुत तहम्मुल से आए, आपके अंदर अगर कोई इंसानी वो है तो आप तहम्मुल से, आपने सवाल किया, मैं आपको तहम्मुल से जवाब देने के लिए तैयार हूं, ठीक है ना। ज़िम्मेदार सहाफ़ी की तरह आप बात सुने,
ठीक है ना। अगर आप किसी के कहने पर आए हैं तो मैं उनको भी बोल रही हूँ। आप इस तरह कैसे कह सकती हैं? तो आपने तो आपसे बहुत आराम से बात तसल्ली से बात सुने मेरी, ठीक है ना, तसल्ली से बात करें। मैं ये जो आप लोगों की माशाल्लाह से जो मीडिया है जिसमें जो है ना एक दूसरे के कपड़े नोचे जाते हैं और जिस तरह बात की जाती है ना, वो लोग है ही नहीं। हम अलग लोग हैं, ठीक है ना। हम जबर के मारे हुए लोग हैं, हम तहम्मुल रखते हैं, तो तहम्मुल से हमसे बात किया करें, ठीक है, सही है। तो हर बात पे आप सबसे पहला नहीं, सबसे पहला जवाब ये कि आपका लहजा ही इस तरह है। आप जो है ना प्लीज़ लहजा आराम से आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, लहजा अपना नरम करे प्लीज़ मैडम, प्लीज़। आपने तो मेरे तीसरे सवाल पे कह दिया कि बस अब हम ख़त्म कर देंगे इसको। नहीं, वजह ये कि मैंने आपको पहले ही 10 मिनट का टाइम दिया है। मैं और भी बात करने की तैयार हूँ। हम यहाँ बैठे हैं, हम किसी से कुछ नहीं छुपाने आए हैं। रूट हमने क्यों अपनाया? ये रूट इसलिए था कि पूरे बलूचिस्तान का मसला था, क्योंकि बलूचिस्तान कोई सुलेमान के बगैर अधूरा है, ठीक है। हमने बलूचिस्तान भर में रजिस्ट्रेशन की, हम कोलू गए, बारकान गए, बारकान के बाद और माली अखराजात की बात की जाती है तो आप देखिए हम लोग यहाँ क्या माली अखराजात है। यहाँ पे हम लोग इतने सारे लोग हैं, इन लोगों को क्या दिया जा रहा है? ये यहाँ कैसे बैठे हुए ना, सवाल है खाना पीना मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है ना खाने पीने का इंतज़ाम ये है कि यहाँ जितने लोग बाहर बैठे हुए हैं उन सबको कुछ नहीं दिया जाता है। खाने पीने का वो अपना इंतज़ाम खुद करते। सिर्फ और सिर्फ जो फैमिलीज़ बैठी हुए हैं वो रज़ाकाराना तौर पर लोग आते हैं, ठीक है ना। रज़ाकाराना तौर पर कोई चाय लाता है, कोई पानी लाता है, ठीक है ना। इनके पास रहने को कोई घर भी नहीं है, ये शाम को यहीं पर सोते हैं, ठीक है ना ही अगर कोई बंदा आकर जो है ना इनकी मदद करना चाहता है, हमने उनको यही कहा है कि ये लोग 2 वक्त की रोटी के बाद जो है ना और कुछ नहीं करते। अच्छा डॉक्टर मारिक, आपसे मज़ाकरात में कहा गया था कि जायज़ मुतालिबात सारे माने जाएंगे, फिर मसला क्या था? फिर क्या मुतालिबात है जो आपको लगता है कि नहीं माने जा रहे? देखें, सबसे पहला हमारा मुतालबा ये था, हमने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था इंतज़ामिया को कि वो जो है ना इस 3 दिन के अंदर जो है ना जो लोग यहाँ से गिरफ़्तार हुए हैं उनको रिहा करे, और जो ये तहरीक चली थी जहाँ वहाँ FIR किए गए थे तो उन FIR को क्वाश किया जाए। और उसके बाद हम हमारी जो आगे मुतालबात है वो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है ना पूरी मीडिया को और स्टेट को हम सामने लेकर आए हैं। तो हमारा तो मुतालबा यही है कि अगर आप नहीं कर सकते तो UN की वर्किंग कमेटी बुलाई जाए बलूचिस्तान, वो इंसानी हुकूक़ के पामालियों का नोटिस ले खुद। आप हमें कहते हैं कि हमरा के एजेंट हैं, हम यहाँ जो है ना अपने उसके लिए लाए हैं, तो आप जो है ना UN को बुलाए। जैसे बेनज़ीर कत्ल केस में UN लाई गई, तो इस तरह बलूचिस्तान में जो जारी नस्ल कुशी है जो दहाइयों से जारी है उस पर। डॉक्टर मारिक, आपने ये बलूचिस्तान के हवाले से बात की, वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं। BLA की हम बात करें, BLF की बात करें, BRA की बात कर लें, अभी हाल ही में ये जो पंजाबी मज़दूरों के साथ किया गया इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मज़म्मत, आप उसकी मज़म्मत करती हैं? आपको लगता है कि वो जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो शदीद गलत है? देखिए, हमने मुसलसल कहा है कि हम हर तरह की तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं। हर BLA की, BLF की, इनकी जो दहशतगर्दाना कार्रवाई की मज़म्मत कर रहा है, बिल्कुल मैं उनकी मज़म्मत करती हूँ। जो भी वायलेंस लगता है वो गलत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैंने एक मरतबा कहा, बार बार इस सवाल को रिपीट ना करें प्लीज़। कौंसिल खाने पे हमला हुआ, आप प्लीज़ इस सवाल को, आप चीनी कौंसल खाने का हमला कहते हैं तो सबसे पहले आप ये बताएं कि 2006 में बुक थी। मेरा सवाल इतना बुरा तो नहीं था। मेरा सवाल बुरा नहीं है, आप प्लीज़ मुझे बोलने दें। मैं सबकी मज़म्मत करती हूँ, मैं तमाम जो भी वायलेंस BLA की मज़म्मत करती हैं? जी हाँ करती हूँ। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मज़म्मत करती हैं? आप फिर माओ के प्यारों के जो आपने उठाया उनकी मज़म्मत करी है? मैं मज़म्मत करती हूँ, आप मज़म्मत करते हैं? मैं मज़म्मत करती हूँ BLA की, आप क्या अपने स्टेट की मज़म्मत करती हैं? आप मेरे सवाल का आप बोले क्या आप मज़म्मत करती है? आप इतनी हाइपर क्यों हो रही हैं? आप इतनी हाइपर क्यों? मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया है, और क्या सवाल का जवाब देना चाहती है आप? जी, तो ये जानते बूझते हुए भी कि हम उन्हीं का मौक़िफ़ दुनिया के सामने लाएंगे, उन्होंने हमारे साथ इस तरह का सलूक किया और बाद में कैमरा छीनने की भी कोशिश की गई, और उनका ये जो रवैया था यकीनी तौर पे आपके सामने, आप खुद फैसला कर सकते हैं। हमने सिर्फ सवाल पूछे और अगर सवाल उनको कोई समझ नहीं भी आया तो उस पर इस तरह का रवैया भी ठीक नहीं था। फिर हम मजबूर हो गए, हमारी पूरी टीम, कि हम वहाँ से चले जाएं, और ये जो तूफ़ान बदतमीज़ी मचाने की उन्हें ज़रूरत क्या थी ये भी समझ से बालातर है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आप ये ज़रा बताइएगा कि अगर ये मुज़ाहिरीन वाकई सच पर हैं, उनका जो रवैया है वो इस कदर सख्त क्यों है? आज हम भी गए, हमने सवाल उठाए और मैंने बहुत तहम्मुल से सवाल पूछे। सवाल पूछना सबका हक होता है, सहाफ़ी का राइट होता है कि आप सवाल पूछें, और मैंने ज़्यादातर वो सवाल पूछे शहज़ादा साहब जो कि गर्दिश कर रहे हैं, लोगों के ज़हनों में सवाल हैं, लेकिन आगे से जो रवैया था कि आखिर में कैमरामैन को कैमरा बंद करना पड़ा, रिकॉर्डिंग ख़त्म करना पड़ी और हमें वहाँ से आना पड़ा, ये रवैया क्या समझ आता है आपको?
देखिए डॉक्टर साहबा, ये तो डिबेटेबल है कि उनकी डिमांड्स, उनकी क्या चीज़ बेहतर है, नहीं है, सच पे हैं, कैसे हैं। सबसे ज़्यादा डिपेंड ये करता है कि जर्नलिस्ट होते हैं पैगाम रसां। जर्नलिस्ट का काम ये होता है कि वो जाकर सख्त से सख्त सवाल वो पूछ सकते हैं, उनका राइट है। आप उसको उसी सख्ती से उसको जवाब दें, आप उनको लाजवाब करें, आप उनसे बात करें, और ज़हनों में जो सवाल हैं, र्यूमर्स हैं, वो पूछना हक है, वो उनसे पूछें। लेकिन अगर उनका रवैया, मुजाहिरीन का रवैया या उनके कारकुनों का रवैया या उनके लीडर का रवैया इस तरह हो, अगर वो ये समझें कि जो लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं वो हमारे दुश्मन हैं, कतन ऐसा नहीं है। जर्नलिस्ट तो जाता है, मुखालिफिन से भी वो लेता है, कन्फ्लिक्ट जोन में वो जाता है, दोनों ग्रुप जो है, राबल ग्रुप है, उनसे पूछता है और अपने क्वेश्चंस रखता है। वो उनको अच्छा या बुरा नहीं लगना चाहिए, कोई उनके फेवर में जाता है या उनके हक में जाता है, ये नहीं होना चाहिए। रवैया जो है उनका दुरुस्त होना चाहिए और उनको अब नरम गोशा पैदा करना चाहिए मीडिया में, वो उनकी बात ज्यादा से ज्यादा बेहतर अंदाज में जाके पहुंचाए जी। और अगर देखा जाए शहजादा साहब के मैंने जिस तरह सवाल उनसे पूछा कि एक तासुर है, ऐसा कहा जाता है या ऐसी बात है आपके बारे में, तो वो अपने आप को क्लियर भी कर सकते हैं। उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है, उनके लिए भी एक मौका है कि वो अपना मौकिफ दें कि ये बात अगर गलत है या उनको लगता है तासुर गलत है तो वो उसको गलत साबित कर दें। लेकिन आगे से इस तरह का रवैया और सवाल चुप जाना, ये भी समझ से बालातर है। नहीं देखिए, बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ ना कि एक चोर है, उस पर सिर्फ ये इल्ज़ाम है। बहुत से पॉलिटिशियन आते हैं, उन पर इल्ज़ाम है कि जनाब इन्होंने चोरी की है, इन्होंने खजाना लूटा है। जर्नलिस्ट का काम है कि आप पे ये इल्जामात हैं, आप इसको कैसे साबित करते हैं, कैसे उसको डिफेंड करेंगे, आप अपने डिफेंड करें अपने आप को। उनका काम है कि उसको एक्सप्लेन करके डिफेंड करें। जर्नलिस्ट पार्टी नहीं होता, ये गलत तासुर है कि जर्नलिस्ट किसी की तरफ से आया या पार्टी है। जी जी एग्जैक्टली, जर्नलिस्ट सिर्फ सवाल उठाते हैं। अच्छा, बलूचिस्तान हम देख रहे हैं कि शहजादा साहब एक अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है, हज़ारों शहरी, सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके हैं। अब ये जो हाल ही में एक वाक़या पेश आया था, ये पंजाबी जो मज़दूर हैं, मेहनत कश हैं, कैसे कतार में खड़ा करके उनको मार दिया गया। जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। तकलीफ़ दे, अज़ियतनाक वाक़या, कभी भी इस तंजीम ने इस हवाले से एहतजाज नहीं किया। अब ये भी सवाल तो उठाया जाएगा कि इस हवाले से एहतजाज क्यों नहीं किया गया, उन पर तनकीद क्यों नहीं की गई। देखिए, जहाँ तक साफ़ियों की बात है, साफ़ी इसको कंडेम करते रहे हैं। बेगुनाह शख्स का कत्ल हर शहरी का काम है कि उसको जो है हर उसमें तशवीश का इज़हार करे और उसको कंडेम करे। जर्नलिस्ट का काम है कि वो लोगों के सामने लेके आए ये बेगुनाह शख्स का कत्ल क्यों हुआ है, चाहे वो किसी के पुलिस के हाथों हो या आम शहरी के यहाँ हो या दहशतगर्दों ने मारा हो। और बिल्कुल ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज का काम है कि वो इसके लिए निकलें। पंजाबी मजदूर मारे जाते हैं, बलोच मजदूर मारे जाते हैं, पठान मजदूर, उर्दू स्पीकिंग पंजाबी कोई भी हो, उनको पॉलिटिकल पार्टी का काम है कि वो उनको कंडेम करें और राय हमवार करें, इस नैरेटिव को मजबूत करें कि बेगुनाह लोगों को कन्फ्लिक्ट एरिया में बेगुनाह लोगों को क्यों मारा जाता है, क्यों ऐसा वो होता है। लेकिन शायद पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक स्टेटमेंट तो कहीं दे देती हैं और उसके अलावा नहीं है। बाकी आपकी बात सही है कि बेगुनाह लोगों का कत्ल कहीं भी हो उसको सबको कंडेम करना चाहिए, बीइंग अ पाकिस्तानी। ठीक है। अच्छा, आपके ख्याल में जो अख्तर मेंगल हैं, ये अपनी 5 साल की नाकामियों को गवर्नर के इस्तीफे की धमकी से क्यों छुपाना चाहते हैं, क्या समझ आते हैं? देखिए, सरदार अख्तर मेंगल का नाकामी या कामयाबियां ये तो अवाम जो है आगे इलेक्शन में जवाब देंगे कि वो कितना वो है। लेकिन एक ज़रूर हुआ है कि असम्बलियों में रहने के बाद 5 साल में लोग उनसे काफ़ी, उनके पार्टी के कारकुन भी नाराज़ हैं जो उनकी पॉलिसियां रही हैं और उससे हो रहा है। गवर्नर का तो जाहिर है अभी आगे 2-3 माह रह गए हैं और बल्कि अगर आप ये जो मुजाहिरीन बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में
ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी से भी नाराज हैं, ये अख्तर मेंगल से भी नाराज हैं, डॉक्टर मालिक से भी नाराज हैं कि जब हम एहतजाज कर रहे थे आपने एक दिन हमें नहीं पूछा, ना आप आए, ना आपके उसमें जाहिर है फिर बाद में किसी स्टेज पर वो शामिल हुए और उसके बाद जो है धमकियां उन्होंने दी कि जाएं आप मसले को हल करें, अगर मसला हल नहीं होता है तो आप इस्तीफा दें। शायद आगे इलेक्शन आ रहे हैं, आप समझते हैं पॉलिटिकल पार्टीज तो ये करती हैं। बल्कि वो देखे ना, वो जो अख्तर मेंगल की पार्टी के हैं शहजादा साहब, क्या नाम है उनका, तुर्बत के जो सीनियर रहनुमा है सैयद एहसान, वो तक नहीं आए, कोई इनके साथ फिर नहीं आया, ये तो फिर इनका उनसे भी हाँ जी 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 सैयद एहसान शाह के खिलाफ भी जाहिर है वहाँ मुजाहरे हुए हैं तुर्बत में। एहसान शाह साहब किसी और पार्टी के थे, अब उन्होंने ज्वाइन कर दिया बीएनपी, तो जाहिर है इलेक्शन में वो बड़ा केयरफुली देख रहे हैं कि हमने करना क्या है, इलेक्शन में हमारे खिलाफ क्या चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं और हमने लोगों के खिलाफ किन चीज़ों को इस्तेमाल करके इलेक्शन जीतना है। ये पॉलिटिकल पार्टीज का ये होता है जी। ठीक है, तो आपका अंदाज़ा क्या है, ये जो लोग हैं एहतजाज में क्यों शरीक नहीं हुए हैं, और जिस तरह का सख्त लहजा इस्तेमाल उन्होंने किया सवाल पूछने वालों से, हालांकि हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, जो लोग उनके साथ नहीं खड़े हुए और वहाँ की बाकायदा सियासी लीडरशिप है, वहाँ पर ये लोग सियासतदान हैं, तो उनसे सवाल पूछने बनते हैं ना, ज़्यादा तो सख्ती का लहजा उनके साथ अपनाना बनता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल साफ बात सही है, और सख्ती का लहजा उनके साथ है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, वो कारकुन जो ग्वादर में बैठा हुआ है, वो कारकुन जो बारखान में उसमें है, वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अगर साथ दिया भी है, बहुत ही लिटिल स्टेज पर साथ दिया, और शुरू में उन्होंने साथ नहीं दिया। शायद उनका ये ख्याल था कि ये एहतजाज है और छोटा मोटा एहतजाज है, हम अपने अपने इलेक्शन कैंपेन में लगे हुए हैं। और बिल्कुल आप ठीक कहती हैं कि उनका एहतजाज उनसे बनता है, साफियों से नहीं बनता। साफी तो सवाल पूछता है, और साफी को अगर आप कोई समझते हैं कि सवाल गलत है उसका, आप बड़े आराम से खंदा पेशानी से कह सकते हैं कि आपका सवाल गलत है, आप रिफ्रेज करें। अगर रिफ्रेज करेंगे हम आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन अगर आप उस तरह रवैया करेंगे तो इनामेज रवैया ये किसी तौर पर भी नहीं बनता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई किसी से सवाल पूछे या किसी मुजाहरे में कोई सवाल पूछे। कारकुन तो ये कर सकता है शायद, लेकिन लीडर्स और उनके मुंतजमीन अगर ये करेंगे तो वो समझते हैं कि शायद मेरे ख्याल में अपने खिलाफ ही कर रहे हैं कुछ इस तरह से जी। अहम पॉइंट। ठीक है शहजादा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वली और नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है साबिक वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया सरफराज बुगटी साहब वक्त देने के लिए। सरफराज बुगटी साहब, ये जो बलोच यकजहती कमेटी के तहत एक कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तुर्बत से इस्लामाबाद आए, एहतजाज कर रहे हैं अपने मुतालिबात लिए, आपको क्या समझ आती है, क्या मकासद हैं इस एहतजाज के पीछे? क्योंकि बहुत सी आरा सामने आ रही हैं इस हवाले से कि ये लोग जो आए हैं इनके आखिर मुतालिबात हैं क्या, समझ भी नहीं आ रहे। देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह पुलिस ने मैनेज किया है उसकी मजम्मत के बाद नहीं करना चाहिए था। ये राइट टू स्टेट, राइट टू प्रोटेस्ट हर इंडिविजुअल का है, लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में या बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि एक तरफ BLA, BLF, PRA, ये तमाम दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो न सिर्फ अफवाज पाकिस्तान पे हमलावर हैं, बल्कि आम बलोचों को और मासूम पंजाबी मजदूरों को, लेबरर्स को, डॉक्टर्स को, टीचर्स को कत्ल करने में मशगूल है, और वायलेंस के जरिए बंदूक के जोर पे बलूचिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ लेजिटिमेट वॉइसेस जो पाकिस्तान की असेंबली में मौजूद थी, वो उन सेपरेटिस्ट कुव्वतों की, वो हमारे यहाँ एक चैलेंज रहा है। फिर ये एक जो 6th जनरेशन वॉरफेयर जिसको कहते हैं, जो ये नैरेटिव की जंग है, उस नैरेटिव की जंग में पाकिस्तान के मुकाबले में एक मुनज़्ज़म किस्म की साजिश के जरिए मासूम लोगों को बरगला कर उनको प्रोटेस्ट के नाम पर, और फिर ये कोशिश की जाती है कि जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हो वहाँ मिसभीड़ हो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ या पुलिस के साथ। हमने बहुत जगह देखा कि ये कैमरे के इस्तेमाल करते हैं और इस तरह का माहौल बनाते हैं कि जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान और प्रोटेस्टर्स के दरमियान
कोई मुठभेड़ हो जाए। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई राइट टू सिट है, राइट टू प्रोटेस्ट है, वो क्योंकि कवर है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है जिसका जिक्र कोई नहीं करता, आर्टिकल 6 का जिक्र हर कोई करता है। ह्यूमन राइट्स की जो आर्टिकल्स है उनका जिक्र हर कोई करता है। देयर इज एन आर्टिकल विच इज कॉल्ड आर्टिकल 5 विच इज अनकंडीशनल लॉयल्टी टुवर्ड्स स्टेट, कि आपने बगैर किसी शर्त के रियासत के साथ वफादार रहना है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, मुझे उम्मीद है यकीनन वो एंटी वायलेंस हैं। और फिर जो हमारे मीडिया के दोस्त जो ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, हमारा सिर्फ दुख या कहने की बात ये है कि वो वायलेंस जो मिलिटेंट्स कर रहे हैं, वो वायलेंस जो सेपरेटिस्ट कर रहे हैं, जिसमें हज़ारों लोगों का कत्ल है, मास माइग्रेशन है पंजाबी का फ्रॉम क्वेटा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, उसको हाईलाइट नहीं किया जाता। 14 हमारे फौजी जवान जो हैं वो गवादर के रूट से शहीद हुए। किसी ने कोई प्रोग्राम किया, अब 7 पंजाबी तुर्बत पे मारे गए, उसके बाद 2 पंजाबियों ने थाने में बना ली, पुलिस स्टेशन में, वहां पर उनको कत्ल किया गया। क्या किसी ने उसकी मजम्मत की? जिस दिन ये बलोच यकजहती कौंसिल का धरना या इनका लॉन्ग मार्च खुजदार पहुंचा, उसी दिन खुजदार में सीडीडी के जो इंचार्ज थे उनको बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया और बीएलए ने उसको क्लेम किया। क्या उसकी मजम्मत हमारे धरना में शरीक लोगों ने या इस मार्च में शरीक लोगों ने किया? आंसर इज नो। तो ये वो चीजें हैं जो शक डालती हैं कि इनके पीछे एजेंडा जो कार फरमा है वो क्या है। तो ये मिसिंग पर्सन जो है, ठीक, इसको भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये मिसिंग पर्सन जो है सेल्फ डिसअपीयरेंस, इम्पोज्ड डिसअपीयरेंस एंड मिसिंग पर्सन, इन तीनों के दरमियान एक बड़ी थिन सी लाइन है। और इसको अभी जज करना या इसकी ये आइडेंटिफाई कर लेना कि ये मिसिंग किसने किए, क्या स्टेट के इदारों ने किए, तो एक बंदा भी मिसिंग है तो उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन ये कौन ठहराएगा इस बात को कि ये किसने किया? क्योंकि बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जो लोग अभी, जैसे पीटीआई की बहुत सारी क्यादत है जो सेल्फ डिसअपीयर है, जिसमें असद उमर अयूब साहब हैं, जिसमें मुराद सईद साहब है, इस तरह सो एंड सो ऑन। तो इसको सेल्फ डिसअपीयरेंस कहते हैं। इस तरह हमने वाकयात देखे हैं कि बहुत सारे हमारे मिलिटेंट्स जो हैं वो डिफरेंट कैंप्स में ऑपरेट कर रहे होते हैं और उनके नाम जो है वो मिसिंग पर्सन की लिस्ट में होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बुट्टी साहब जो समझ नहीं आ रही कि रास्ते के हवाले से ये बात की जा रही है कि ये एक सही रूट से, सही रास्ते से भी आ सकते थे, यानी डीआई खान से होते हुए इस्लामाबाद में आते, तुर्बत से निकलते, किला सैफुल्ला, फिर जोब से होते हुए डीआई खान, और सीधा एक रास्ता इस्लामाबाद, लेकिन उस रूट से क्यों नहीं आए? इसकी आपको क्या समझ आती है? ये सवाल वैसे मैंने पूछा अभी ब्रेक से पहले, हमारे साथ मैं वहाँ गई थी, डॉक्टर माहरन साहिबा से बात की और उनसे मैंने सवाल पूछा। मुझे नहीं समझ आई कि उनको सवाल में क्या बुरा लगा, हालांकि एक सिंपल सवाल था जो कि बहुत से लोगों के जहनों में था। वैसे तो देखिए ये उनका राइट है वो जहाँ से है, लेकिन इसमें जो नजर आती है, जो इंटेंशन नजर आती है, इंटेंशन तो ये है कि अगर मैंने इस्लामाबाद आना है तो मैं शॉर्टेस्ट रूट लूंगा। ये सिर्फ अपने वो जो विक्टिम कार्ड है उस विक्टिम कार्ड को एक्सप्लॉइट करना है और स्टेट के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप थोड़ा सा इस लड़ाई को, इस इंसर्जेंसी को अगर कोई समझता है या बारीक बीनी से कोई देखे, तो आप अंदाजा लगाएं कि हम 2005 से लेकर 2018 तक सुनते आए कि एफसी ने ये कर दिया, एफसी ने वो कर दिया, क्योंकि एफसी को मिलाइन कर रहा था, वो काउंटर इंसर्जेंसी कर रही थी। और ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे बड़ों ने ये उस वक्त की हुकूमतों ने फैसला किया और एफसी के तमाम चेक पोस्टें रोडों पे खत्म कर दी। हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर आपके चौकीदार में कोई मसला है तो आप चौकीदार चेंज कर लेते हैं, आप उसका बिहेवियर ठीक कर लेते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप फ्री रन दे दें। अब आप बलूचिस्तान के शहरों में जाएं, देयर इज नो चेक पोस्ट, कोई चेक ही नहीं करता है कोई कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने सेफ हेवन दे दिए मिलिटेंट्स को। तो साथ साथ फिर वो जब खत्म हो गया तो अब उन्होंने सीटीडी को मिलाइन करना शुरू कर दिया। अभी बालात का केस, लेकिन सीटीडी का एक वर्जन है कि सीटीडी ने उनको एक नॉन टेररिस्ट के हवाले से पकड़ा, उनको रिकवरी के लिए लेके गए। ये सीटीडी का वर्जन जो है वो कोर्ट में आ चुका है, मीडिया में आ चुका है। तो उसमें वो उनके साथियों के फायरिंग से मारे गए। अब उसको जब एहतजाज का रंग दिया गया, जब एहतजाज किए गए तो पहली डिमांड आई कि इंक्वायरी करें।
गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कर दी। फिर दूसरी डिमांड आई कि FIR करें। हालांकि ऐसा दुनिया के किसी कोने में नहीं होता कि पुलिस पे FIR हो, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पे FIR हो, वो FIR भी कर दी गई। अब वो डिमांड क्या है? तो आपने वो लेटेस्ट मुतालिबा नहीं सुना कि उसका खात्मा ही कर दिया जाए CTD का? जी हाँ, तो अब जब काउंटर टेररिज्म का खात्मा किया जाए तो इसका मतलब है कि टेररिज्म को इजाजत दी जाए, वायलेंस को इजाजत दी जाए कि बंदूक के जोर पे आप मुल्क तोड़ दें, बंदूक के जोर पे आप अपना नजरिया आम लोगों पर मुसल्लत करें और बंदूक के जोर पे खुदा न खास्ता खाकमे बदन पाकिस्तान को जो है वो 2 लाख करें। ठीक है जी, सरफराज बुगटी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन अजीम शख्सियत की, उनको खराज अक़ीदत पेश करते हुए जिनकी कायदाना सलाहियतों, मुदब्बिराना सोच, अज़्म यकीन, आला बसीरत, बेपनाह जहानत और दूरअंदेशी के बायस आज हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। आज पूरी पाकिस्तानी कौम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश मना रही है। ये बाबा कौम ही का एहसान है कि उन्होंने बरसगीर के गैर मुत्तहिद मुसलमानों को मुत्तहिद किया, उनके लिए एक अलग रियासत के तस्वुर को हकीकत का रूप दिया। कायद की रहनुमाई ने हमारे अंदर खुशसनासी का जो जौहर बेदार किया और उनके किरदार की सदाकत ने हमें ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के मायने समझाए। मगर अफसोस के साथ कहूँगी कि हम अपने कायद की तालीमात पर अमल पैरा न हुए और शायद आज इसीलिए वो मुकाम भी हासिल नहीं कर सके जिस मुकाम पर बाबा कौम हमें देखना चाहते थे। मौजूदा पाकिस्तान कायद आज़म के ख्वाब से किस हद तक करीब है, मौजूदा सियासी सूरत इस बात का इशारा कर रही है। इस हवाले से बात करने के लिए आज इस सेगमेंट में मुझे ज्वाइन करी पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। IPP के रहनुमा महमूद मौलवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। महमूद साहब, आपकी इजाज़त से मैं शैला साहिबा से शुरू करना चाहूँगी। शैला साहिबा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जब हम बात करें, एक अजीम कायद, बेपनाह सलाहियतों के हामिल रहनुमा, वो जैसी कौम देखना चाहते थे, क्या हम वैसी कौम बन पाए हैं? आपको क्या लगता है? सियासी शऊर के तौर पे तो समझती के बन पाए हैं, लेकिन बाकी मैंने जब कोई मुसीबत आई है तो कौम में बड़ा जज्बा देखा है, तो बहुत आगे आके काम करते हैं और खोल के करते हैं। लेकिन सियासी तौर पे मैं नहीं समझती कि वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। वो के हर डिक्टेटर के जाने के बाद उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ ही को सपोर्ट किया है, लेकिन जब डिक्टेटर आता है तो उसके सामने भी हिम्मत नहीं करते। जी जी, चंद ही लोग करते हैं, चंद ही पार्टियां के लोग कर पाते हैं। तो ठीक है, इस तरह से अच्छा, इसी पर मैं आपके जी मैम, ठीक है, इसी पर महमूद मौलवी साहब मैं आपका कमेंट भी लेना चाहूँगी। आज हमारे मुल्क में कई सियासी जमातें महमूद साहब, लेकिन कायद आज़म जैसा एक भी लीडर नज़र नहीं आता है। 76-77 बरसों में एक भी ऐसा लीडर पैदा नहीं कर सके हम जो अपने मुफादात को बाला ताक रखते हुए सिर्फ मुल्क और कौम का सोचे। देखिए, ये बड़ी अफसोसनाक बात भी है, मगर मैं आपको बताऊँ, लीडर पैदा हुए, इसमें कोई शक नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक लीडर थे और वो मेरे ख्याल से काफ़ी जो है उन्होंने इस मुल्क के लिए करने की कोशिश की, मगर बदकिस्मती ये थी कि उनका भी टेन्योर कम था। उसके बाद जो है देखिए ना, लीडरों का फुरकान तो रहा और लीडर अब भी आ रहे हैं, मगर थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा कि लोगों को जब असल में देखें, ये जो उस दौर के लोग थे ना, उनके जो है सोच और मैं कहूँगा प्रायोरिटीज़ कुछ और थी। आज के दौर के लोगों की सोच और प्रायोरिटीज़ में काफ़ी फ़र्क है। वो दौर के लोग देखें ना, अपना सब कुछ दे के, कुर्बानियों के, फाइनेंशियल से लेके हर चीज़ की कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान बना है। और आज जो है वो कुर्बानियाँ देना तो दूर की बात है, जो हुकूमतों में आते हैं वो अपने मफाद ज़्यादा देखते हैं। ये मेरा एक तज्जिया है। ठीक है। अच्छा जी, शैला साहिबा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब ने ये फरमाया, उनका कहना था कि जी पीपल्स पार्टी ने सूबा पंजाब अपने हाथ से गंवाया है और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से, सबको साथ लेकर चलने की वजह से, वो कहते हैं कि जो हमारा वर्कर है वो कमज़ोर हो गया है। तो क्या वाकई शैला साहिबा आप लोगों को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल करने का अफसोस है?
ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जिस तरह से पंजाब में पीपल्स पार्टी के वर्कर को इंतकाम का निशाना बनाया गया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। 18 साल से कम उम्र उस्मान गनी की सजाए मौत से लेकर हामिद पिया और ये सब के कोड़े, और फिर जो जिंदा रह गए लोग, उन पे 150 मुकदमात, तो लोगों के दिल में गम और गुस्सा बहुत था। वो पॉलिटिकल जिसमें हम कहते हैं कि एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ सिस्टम को ले जाना था, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। और वो एक हम चाहते थे कि पार्लियामेंट रेस्टोर हो और पार्लियामेंट की ड्यूरेशन बढ़े और पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम आगे आए। अगर हम यही करते रहते तो बड़े मसाइल हो जाते। हमने हर तरीके से देखिए, गुस्सा लोगों को चढ़ रहा होने से है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों में ये भी मसला था कि वो वक्त की सियासत को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे जिस तरह लीडरशिप कर रही थी, और सेकंड लीडरशिप आवाम में जाके उनको ये बता नहीं पा रही थी। तो ये मसला रहा। अगर किसी घर के सरबराह को मार दिया जाए और सेकंड सरबराह दरबदर रहे और उसके बाद घर के बड़े जो हैं वो जेलों में हो, तो जो छोटे हैं वो तो रुल जाते हैं। तो पीपल्स पार्टी रुल गई और फिर बड़ी मुश्किल से अब वो वक्त आया है कि भुट्टो की नस्ल ने आके, तीसरी नस्ल ने जो है, दूसरी नस्ल ने आके इसको संभाला है। जरदारी साहब ने संभालने की कोशिश की। तो इस जैसी तारीख तो शायद ही दुनिया में किसी पार्टी की हो जिसके सरबराह को बार बार कत्ल किया जा रहा हो, लोगों को इस हद तक इंतकाम दिया जा रहा हो कि उन्हें गायब करना, उनके कोड़े मारना, उनको जेलों में भेजना, उनके घर वालों को अजियतें देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक नज़रियाती पार्टी है तो आज भी लोग इस नज़रिए को समझते हैं, और नज़रिए ही की वजह से जो नज़रियाती लोग हैं उनके दिल में आज भी कसक है कि पीपल्स पार्टी आए। ठीक है जी। अच्छा महमूद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। कल हमारे ही चैनल पर खुरम रोखड़ी साहब अपना इजहार ख्याल करके गए, एक बात करके गए नून लीग से सीट एडजस्टमेंट के हवाले से। उन्होंने इजहार ख्याल कुछ इस तरह का किया कि शायद इख्तलाफात झलक रहे थे उनकी बात से, लेकिन ये आपकी जमात में नून लीग से सीट एडजस्टमेंट के हवाले से फिर इसका मतलब है कि दो राय पाई जाती है, कुछ लोगों की राय मुख्तलिफ है, कुछ की राय मुख्तलिफ है। नहीं, देखिए, राय मुख्तलिफ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये इत्तेफाक हो नहीं सकेगा। उसकी वजह ये है कि फिगर्स में बड़ा फर्क है। ये नहीं हो सकेगा, आप ये कह रहे हैं? जी, मेरा बिल्कुल अंदाज़ा है ये नहीं हो सकेगा। उसकी देखिए मजबूरी दोनों पार्टियों की है, IPP की भी मजबूरी है और PMLN की भी मजबूरी है। हमने तकरीबन 45 से 50 लोग पंजाब में खड़े किए हैं और वो इलेक्टेबल्स हैं जो MNA MPAs रह चुके हैं, और उन्होंने हमें अभी नया ज्वाइन किया है। अब आप और PML, हम अगर कहते हैं कि जी 45-50 आदमी को एडजस्ट करो, तो PML अगर इनमें से मैं कहूँगा आधों को भी एडजस्ट करती है तो PMLN के अंदर अपने आप मुश्किल आ जाएंगे। लोग कहेंगे कि जी हमने इतने सालों से कुर्बानियाँ दी है, आप हमको कैसे कहेंगे बैठ जाए। हम अगर 25 को कहते हैं कि बैठ जाओ, तो वो कहेंगे हम आपके पास आए क्यों थे। तो ये जो है ये मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये होता हुआ। देखिए ना, असल में लोगों की थिंकिंग उस वक्त PMLN की थी कि 2-4 सीटों में इनको देके और ये जो है एडजस्टमेंट हो जाएगा, मगर ये जो था ये मेरे ख्याल से उनका अंदेशा गलत था। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, कराची के अंदर मैंने 42 लोगों को मैंने टिकटें दे के मैंने खड़ा किया है। अब आप मुझे बताएं, अगर आप मुझे कहेंगे कि जी इसमें से 40 को आप बिठा दो और 2 आदमी या 3 आदमी लड़ो, तो मुझे मारने आएंगे। वो कहेंगे जी हमने इतने दिनों से आपके चक्कर काट रहे हैं और आप ऑफिस में बुला रहे हैं, हमने ये नॉमिनेशन पेपर्स भरे हैं, सारा कुछ टाइम दिया है, अब कैसे वो बैठेंगे। तो इलेक्शन के बाद जो है ये एडजस्टमेंट बिल्कुल होगा, क्योंकि PMLN से भी हमारे ताल्लुकात हैं, और मैं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी भी और बहुत सारी पार्टियां जी अग्री है कि मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए कोई सिंगल पार्टी इस मुल्क को इस वक्त इन क्राइसिस से अकेला नहीं निकाल सकती। ये आसिफ जरदारी साहब ने भी कहा है, मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है। अच्छा चलिए महमूद साहब, बात आप अच्छी कह रहे हैं।
आप बात अच्छी कर रहे हैं, बल्कि मैं शैला साहिबा की तरफ ही सवाल लेकर जाती हूँ कि महमूद साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि जो मतलब सियासी जमातें उनको इस बात का एहसास है कि इन मसाइल से निकलने के लिए बहुत सी चीज़ों पर एक पेज पर आना ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत है। लेकिन शैला साहिबा, हम देखते हैं कि एक तरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल साहब कहते हैं कि हमारा मुकाबला किसी जमात से नहीं है, हमारा मुकाबला महंगाई से है, गुर्बत से है, भूख अफलास से है। फिर साथ ही वो नून लीग पर तंज की वो छाड़ भी कर देते हैं। तो जब मुकाबला ही किसी से नहीं है तो ये तंज करने की, ताने देने की ज़रूरत क्या है? अच्छा देखिए, सबसे पहले कि हर उस पार्टी से वर्किंग दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का होना चाहिए जब पॉलिटिकल पार्टीज अवाम की ताकत से सामने आए। अगर अवाम की ताकत से सामने आएंगी तो वर्किंग रिलेशनशिप सस्टेनेबल होगा। अगर उनको किसी पार्टी कोई एश्योरेंस करके कि आपके साथ इसको भी बिठा देंगे, इसको भी बिठा देंगे, फिर इस तरह का इलेक्शन का रिजल्ट आए, तो बहुत सारे लोग पुरानी गवर्नमेंट में भी एक पेज पे थे, लेकिन हर बिल पास कराने से पहले फोन करवाना। तो हमारी हर उस पार्टी पे हम बात करेंगे जिसको हम समझेंगे कि आवाम पे रिलाय नहीं कर रही है और आवाम के बजाय वो जो है कहीं और से अपने लिए ताकत मांग रही है। अब रही बात, देखिए इस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज मैदान में उतरेंगी उनको एक बेहतरीन जो है माशी मंसूबा लेके आना होगा, यानी कि और उसके अलावा उनको एक तरीक़ा करना होगा, क्योंकि जब वो अगर कोई भी मेजॉरिटी में आती है या मेजॉरिटी से थोड़ी कम रह जाती है तो दूसरी पार्टीज उनके इकोनॉमिकल प्लान को अंडरस्टैंड करें। तो ये एक बड़ा अहम मरहला है और हमारा इस वक्त मुकाबला यही है कि हम ऐसे प्लान के साथ, ऐसे मैनिफेस्टो के साथ मैदान में आए कि लोगों को समझ आए। और अगर अवाम से जीत के कोई एक पार्टी 2/3 मैंडेट लेकर आती है तो वो बिल्कुल उसके पास सलूशन होता है और अवाम भेजती है। लेकिन अगर अवाम नहीं भेज रही है, आपको मोहरे बना बना के कहीं बिठाया जा रहा है, फिर आप जो है जाके अपने मसले कर रहे हैं, तो फिर इससे कुछ भी नहीं होगा, बहुत बुरा रिजल्ट सामने आएगा इंशाल्लाह। दूसरी बात यह है कि मैंने एक प्रोग्राम खुर्रम रोकड़ी साहब के साथ किया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर PMLN के साथ किया तो हम तो छोड़ देंगे। तो उसमें बहुत सारे लोग वो बैठे हैं जिनकी सियासी बुनियाद में नून लीग से और पीपल्स पार्टी से और हर पार्टी से ना सिर्फ नफरत, बल्कि वो उन्हें इंतहाई निचले लेवल की कोई चीज़ समझते हैं, उनकी यही सियासी अप्रोच। तो मुझे नहीं, उनको इसी तरह बताया गया है कि ये चोर, ये डाकू, ये फलां। अब वो पता नहीं वहाँ पे किस दिल से बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, तो वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे किसी भी। और जाहिर है कि महमूद मौलवी साहब ने भी जब PTI से टिकट लिया होगा तो इन्हीं जज्बात के साथ होंगे। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आऊँगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।